हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीयूटी वाला पर। मैं हूं अंकित मालवी और आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के छठे टॉपिक के बारे में, छठे अध्याय के बारे में, जो कि है महाजनपद पीरियड या महाजनपद काल। इससे पहले हमने 5 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या प्राचीन भारतीय इतिहास के। आज हमारा 6th टॉपिक होगा जिसमें हम बात करेंगे महाजनपद काल। अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं जो आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम समझेंगे इंट्रोडक्शन द मीनिंग ऑफ जनपद एंड महाजनपद। तो जनपद क्या होते हैं, महाजनपद क्या होते हैं, इसके क्या अर्थ होते हैं, उन सारी चीजों को सबसे पहले हम समझेंगे। देन कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ मगध, यानी मगध महाजनपद जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा, उसके राइज होने के, उसके उदय या पावरफुल बनने के पीछे क्या क्या कारण थे उनको समझेंगे। देन इनिशियल डायनेस्टीज ऑफ द मगध एंड देयर किंग्स, तो जो महत्वपूर्ण वंश सबसे प्रारंभ में इनिशियल लेवल पर मगध में जिनकी उत्पत्ति हुई, जो शासन किए, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स, उनके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव द पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन, क्योंकि इस समय कुछ फॉरेन या विदेशी आक्रमण हुए थे भारत में, जो कि थे फारसी और ग्रीक्स या यूनानी आक्रमण। तो इन आक्रमणों के बारे में भी चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो कई सारी चीजें हैं जो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। कई सारे राजाओं महाराजाओं की बात होगी, कई सारे विदेशी आक्रमणकारियों की बात होगी जिसमें अलेक्जेंडर या सिकंदर भी होगा। तो कई सारे इंपॉर्टेंट लोगों की आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन। तो यहां पे हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि जो महाजनपद काल है, जो महाजनपद पीरियड है, एक प्रकार से आप ये समझें कि हमारे देश के इतिहास की, हमारे इंडियन हिस्ट्री की सबसे फर्स्ट जो सिविलाइजेशन रही वो इंडस वैली सिविलाइजेशन रही, सिंधु घाटी सभ्यता रही। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरे नंबर पे जो सिविलाइजेशन का ओरिजिन माना जाता है वो थी वैदिक सिविलाइजेशन, जिसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो आर्यों के द्वारा स्थापित की गई एक सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि दूसरा या दूसरी सिविलाइजेशन थी इंडिया की। लेकिन अब हम बात करते हैं थर्ड सिविलाइजेशन, तीसरी सभ्यता। तो जो तीसरा सिविलाइजेशन वाला दौर आता है उसको हम बोलते हैं महाजनपद काल या महाजनपद पीरियड। अब ये जो महाजनपद काल या महाजनपद पीरियड है, इसे आप एक प्रकार से थर्ड और अर्बन सिविलाइजेशन समझ सकते हैं। ये भी एक शहरी सभ्यता थी क्योंकि इस समय भारत में बड़े बड़े शहर क्या हो चुके थे, स्थापित हो चुके थे। और ये जो बड़े बड़े शहर स्थापित हुए थे, इसके पीछे कारण ये था क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, नए नए अयस्कों की खोज हो रही थी और जिन जिन स्थानों से ये अयस्क डिस्कवर होते जा रहे थे, इनके माइनिंग की जा रही थी, वहां पर पब्लिक पहुंच रही थी, वहां पे लोग पहुंच रहे थे और वहां पर लोगों का समूह बनते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। तो भारी मात्रा में लोगों का समूह जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में बनते जा रहा था, वो बड़े क्षेत्र जो है वो आगे चलकर या आगे बढ़कर किस नाम से जाने गए, महाजनपद के नाम से। और इन महाजनपदों की बात करें तो ये बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, धीरे धीरे बड़े बड़े साम्राज्य हो गए और इन्हें कहा जाता है महाजनपद, जो कुल मिलाकर 16 थे, कुल मिलाकर 16 थे। तो ध्यान रखेंगे, प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। 16 महाजनपद या 16 लार्ज स्टेट्स ओरिजिनेट हुए थे, जो एक प्रकार की शहरी सभ्यता के रूप में जानी जाती है, जो कि आयरन एज यानी कि लोह युग के बाद या लोह युग में यह सभ्यता उत्पन्न हुई थी। लोह युग या लोहे के कारण यह सिविलाइजेशन का और ज्यादा वेलफेयर हो पाया, डेवलप हो पाया था। तो ये एक कुछ खास चीजें जो आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि भारत की दूसरी सभ्यता, तीसरी सभ्यता शहरी सभ्यता और फर्स्ट आयरन एज सिविलाइजेशन। अगर आयरन एज की बात करें तो लोह युग की ये पहली सभ्यता है, ठीक है ना, भारत में लोह युग की ये पहली सभ्यता है, फर्स्ट आयरन एज सिविलाइजेशन है, लेकिन सेकेंड रूरल सिविलाइजेशन है, दूसरी शहरी सभ्यता है। सभी लोगों को बात क्लियर? कुछ बात कर लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं। तो महाजनपद पीरियड इज कंसिडर्ड द सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि पहली इंडस वैली थी, ठीक है। अंडर दिस पीरियड 16 लार्ज स्टेट्स और किंगडम्स फ्लरिश्ड ऑन नॉर्थ इंडिया थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ जनपद। तो ये बात आप समझ चुके हैं कि उस समय पर भारत में 16 बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ था और ये जो 16 बड़े बड़े राज्य जो उदय हुआ था, जिनका ये जनपदों से मिल मिलकर बने थे, यानी जनपदों का ही जो एक्सटेंशन होता गया, जनपद जो बड़े होते गए, वही क्या बने, महाजनपद बने, ठीक है। अब ये जनपद जो हैं ये हमने उत्तर वैदिक काल में डिस्कस किए थे। ऋग्वैदिक काल में हमने क्या डिस्कस किया था? ऋग्वैदिक काल में हमने जन को डिस्कस किया था। जन का मतलब होता था कबीला, ठीक है ना, कबीला का मतलब ट्राइब। तो एक छोटे क्षेत्र का जो कबीला है उसे जन बोलते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो जन थे ये मिल मिलकर और बड़े क्षेत्र बन गए, जिसे कहा जाने लगा जनपद। तो जन से मिलकर क्या बने थे? जनपद बने थे। और अब जब उत्तर वैदिक काल भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया, 6th सेंचुरी बीसी वाला दौर शुरू हो गया, तब ये जो जनपद हैं ये और ज्यादा बड़े बड़े क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आए, जिन्हें कहा जाने लगा महाजनपद। सभी लोगों को बात समझ में आ गई? महाजनपद यानी कि भारी मात्रा में या लार्ज अमाउंट में जहां पे लोग निवास करते हैं उस जगह को क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। सभी लोगों को बात क्लियर? इस तरह कितने महाजनपद बने? 16 या 16 महाजनपद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल जो मीनिंग्स होते हैं जनपद और महाजनपद के। वैसे आप लोग समझ ही चुके होंगे कि जनपद का मतलब है कि एक स्थान जहां पे फूट होल्ड, जहां पे लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उसे हम जनपद बोलते हैं, ठीक है। और जन का मतलब भी पीपल ही होता है उसमें, लेकिन छोटा ग्रुप होता है, इसमें बड़ा ग्रुप होता है, महाजनपद में और बड़ा एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें अगर जनपद, द संस्कृत टर्म जनपद कंपोज्ड कंपाउंड टर्म्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स जन एंड पद। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जन से और पद से। जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है सब्जेक्ट या पीपल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जन मीन्स पीपल यानी लोग, और सब्जेक्ट द बर्ड, पद मीन्स फूड। तो लोगों का जो समूह है, ठीक है ना, जिस स्थान पर लोगों के पद हैं या लोग रहते हैं उस स्थान को बोला जाता है जनपद, जो थोड़ा सा जन से यानी कबीलों से बड़ा क्षेत्र बना, ठीक है ना, क्योंकि कई सारे कबीले मिल मिलकर जनपद बने। और ये, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम ध्यान रखना है, ये जो जनपद है ये किस समय को इंडिकेट करते हैं, किस समय पर इनकी बात की जाती है भारतीय इतिहास में? तो आंसर क्या होगा? पोस्ट वैदिक पीरियड। ये रिलेटेड है पोस्ट वैदिक पीरियड से, ये इनका ओरिजिन हुआ था पोस्ट वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना। अब जब वैदिक सभ्यता समाप्त हुई, ठीक है ना, पोस्ट वैदिक पीरियड भी समाप्त हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे ओरिजिन हुआ किसका? महाजनपद का, यानी कि और बड़े बड़े जो स्टेट बने और बड़े बड़े लार्ज जो किंगडम्स बने उन्हें कहा गया महाजनपद, और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो देखेंगे महाजनपद इज अ कंपाउंड टर्म कंसिस्टिंग ऑफ महा मतलब ग्रेट यानी ज्यादा मात्रा में और ज्यादा मात्रा में, और जनपद तो पहले से आप जानते ही हैं, जन मतलब पब्लिक या सब्जेक्ट, एंड पद मींस फूट, ठीक है, फूट होल्ड ऑफ द पब्लिक। तो इस तरह से सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि महाजनपद का मतलब होता है बड़े बड़े किंगडम्स, ठीक है जी। सभी लोगों को बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। अब हम महाजनपद काल की कुछ और खास चीजों की बात करते हैं। महाजनपद पीरियड की कुछ और खास चीजों की अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि महाजनपद पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सॉरी, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट अर्बनाइज्ड आयरन एज। तो आयरन एज में, लोह युग में तो पहली है, और ओवरऑल अगर बात करें तो भारत की सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है। लेकिन लोह युग, क्योंकि लोहे की डिस्कवरी मानी जाती है कि थाउजेंड बिफोर कॉमन ईरा में अगर लोहे की खोज हुई, लेकिन फिर हम अर्बन सिविलाइजेशन, क्योंकि पोस्ट वैदिक पीरियड चल रहा था उस समय, तो वो शहरी सभ्यता थी, और धीरे धीरे सॉरी ग्रामीण सभ्यता थी, और अब धीरे धीरे शहरी सभ्यता बनी, ठीक है ना। तो पोस्ट वैदिक पीरियड का टाइम तो आप सभी जानते हैं 1000 से लेकर कितना माना जाता है? 600। लेकिन इस पीरियड में आयरन की तो डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये क्या थी? ग्रामीण, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं शहरी सभ्यता। तो अभी भी आयरन एज तो अब कंटिन्यू चल ही रहा है। तो अब आयरन एज में जो पहली शहरी सभ्यता बनकर उभरी वो आपकी कौन सी थी? महाजनपद काल या महाजनपद पीरियड। सभी लोगों को समझ में आ गई बात। और ये जो है लगभग 6 सेंचुरी से लेकर सेकेंड सेंचुरी एडी तक ये महाजनपद काल कहलाता है, ठीक है ना। कब से कब तक? 6 सेंचुरी बीसी से लेकर सेकेंड सेंचुरी एडी तक का दौर जो है भारतीय इतिहास में उसे महाजनपद काल, क्योंकि 16 बड़े बड़े राज्यों का अस्तित्व उस समय पर रहा। बात सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस समय पर लोहे के साथ साथ जो मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे थे, उन्हें कहा गया नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड ग्रेवेयर। क्या बोला गया? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड ग्रेवेयर, क्योंकि अब मिट्टी के बर्तनों में चमक आने लगी थी, उनको चमकाया जाने लगा था, उनमें पॉलिश की जाने लगी थी, और वो ब्लैक कलर के पॉलिश्ड मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे थे, पोट्रीज बनाए जाने लगे थे। इसलिए इस चरण को क्या कहा गया? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड ग्रेवेयर। इट मींस NBPW। इस समय पर अलग अलग प्रकार के पॉलिश्ड वेयर्स बनाए गए, रेड कलर के, ब्लैक कलर के, अलग अलग कलर के। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है या जो नाम है वो क्या है? NBPW, जिसमें फेमस है रेड वेयर्स यानी लाल रंग के, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये बात सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि महाजनपद काल का क्या बेसिकली मीनिंग होता है। और इस समय पर NBPW फेस चला करती थी, यानी कि पॉलिश्ड रंग के मिट्टी के बर्तन। जैसे आप लोग यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, काफी ज्यादा शाइनिंग, काफी ज्यादा चमकीले जो मिट्टी के बर्तन है उनका इस समय पर यूज होने लगा था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो महाजनपद थे, जो लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों के नाम की जो सूची है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर चूंकि इंडिया के अंदर 6 सेंचुरी बीसी में 16 बड़े बड़े राज्य बनकर उभरे, जिन्हें हमने 16 महाजनपद कहा। और ये सिर्फ हम ऐसी हवा में नहीं बोल रहे हैं, ये इनके हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस अवेलेबल हैं। क्या है? साहित्यिक स्रोत भी अवेलेबल है। अब ये साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका था कि एक तो जैन धर्म का ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र जो कि जैन रिलीजन का एक टेक्स्ट है, ध्यान रखेंगे। भगवती सूत्र किस धर्म का एक रिलीजियस टेक्स्ट है? तो भगवती सूत्र जैन धर्म का। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के अलावा एक बुद्ध धर्म का भी रिलीजियस टेक्स्ट है, एक बौद्ध धर्म का भी ग्रंथ है, जिसमें हमें इन 16 महाजनपदों के नाम की लिस्ट मिलती है, जिसका नाम है आगुंतर निकाय। और ये मैंने आपको कल के क्लास में भी बताया था।
आगुंतर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। इन दोनों ही ग्रंथों में हमें उस समय के यानी 6th सेंचुरी बीसी में, क्योंकि उस समय पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी कंटेम्परेरी था, उस समय पर काफी एक्सट्रीम लेवल पर था जैनिज्म और बुद्धिज्म भी, तो उस समय पर जैन धर्म के भी ग्रंथ और बुद्ध धर्म के भी ग्रंथों के अंदर इन 16 महाजनपदों के नाम की सूची हमें मिलती है। तो ये एक प्रकार के लिटरेरी एविडेंस हो गए इन महाजनपदों के। अब आप लोगों को इनके नाम देखना है और इनकी राजधानियों के नाम ध्यान रखना है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान में रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आप अंग नाम की जो महाजनपद है उसको देख रहे हैं, यहाँ पे अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी। अब इसको नक्शे में भी देखेंगे, क्योंकि यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि जो अंग महाजनपद है वो इस महाजनपदों में सबसे ज्यादा जो पूर्व की महाजनपद है, एक्सट्रीम जो ईस्टर्न महाजनपद है वो थी, ठीक है ना। तो अंग जिसकी राजधानी चंपा है ये एक्सट्रीम ईस्टर्न महाजनपद के रूप में जानी जाती है, सबसे पूर्वी, क्योंकि डायरेक्शन में आपसे पूछेंगे कि भाई सबसे एक्सट्रीमिस्ट कौन सी है, या फिर आप इसे साउथ से नॉर्थ या ईस्ट से वेस्ट में अरेंज करिए महाजनपदों को, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक काशी, काशी जिसे कि वाराणसी के नाम से जाना जाता है, और काशी की राजधानी उस समय पर वाराणसी थी, ये उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, यहां पे काशी महाजनपद आपको दिख जाएगी, ठीक है। देन आप लोग देख रहे हैं मगध जो कि इस समय की सबसे शक्तिशाली सबसे पावरफुल महाजनपद थी, जिसकी राजधानी पहले गिरिब्रज, फिर राजगृह और फिर पाटलिपुत्र, ठीक है ना। इस तरह से राजधानी जो है आखिरी में जो बनी वो क्या बनी, पाटलिपुत्र, जिसे आज के समय पटना कहा जाता है। आज के समय इस शहर को क्या कहा जाता है, पटना, क्योंकि मध्यकाल में एक शासक हुआ था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इस पाटलिपुत्र शहर का नाम क्या कर दिया, पटना कर दिया। और शेरशाह सूरी को बोला जाता है शहरों का विनाशक, जिसने कई एंशिएंट सिटीज को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया था। डिस्ट्रॉयर ऑफ द एंशिएंट सिटीज के रूप में जाना जाता है शेरशाह सूरी। अब ध्यान रखें, गांधार की बात की जाए तो यह भारत के उत्तर पश्चिम में, जहां आज के समय पाकिस्तान आता है, रावलपिंडी आता है, वहां पर गांधार महाजनपद थी। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा गांधार महाजनपद इस तरह से, जिसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, तक्ष के नाम पर, जो कि महाभारत के काल में जो तक्ष राजा थे उनके नाम पर बोला जाता है कि उनके द्वारा इस शहर को बसाया गया था, तक्ष के द्वारा, जो कि पत्थरों को काटकर, शिलाओं को काटकर बनाया गया, इसलिए तक्ष शिला कहा गया, तक्षशिला, ठीक है। ये गांधार की राजधानी हुआ करती थी, आज के समय पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आती है तक्षशिला महाजनपद। और यहां पर गांधार महाजन, यहां पर एक ओल्डेस्ट क्या थी, एंशिएंट यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जिसके अध्यापक थे चाणक्य, ठीक है। नेक्स्ट कुरु महाजनपद की बात की जाए तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कुरु। अब कुरु को कैसे याद रखोगे, तो सबसे खास चीज कि आज के समय जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है वो इस समय पर या इस पीरियड में कुरु महाजनपद के नाम से जानी जाती थी। दिल्ली में कई सारे ऐसे एरियाज हैं जिसके नाम इंद्रप्रस्थ आपको मिलेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, ये इस समय की सबसे नॉर्दर्न महाजनपद हुआ करता था कुरु, समझ गए ना। इन पूरे 16 महाजनपद में मोस्ट नॉर्दर्न महाजनपद कौन सी है, कुरु है, ठीक है। मोस्ट ईस्टर्न कौन सी है, तो अंग है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नाम आ रहा है कंबोज। कंबोज जिसकी राजधानी का नाम है हटक, तो हटक या राजपुर, ठीक है, हटक या राजपुर जो कंबोज की राजधानी का नाम है। और कंबोज आप लोग देखेंगे कि एकदम ही ज्यादा बेस्ट की महाजनपद थी, एकदम यानी एक्सट्रीमिस्ट पश्चिम में जो महाजनपद थी उसका नाम था कंबोज, पाकिस्तान में, ठीक है। राजधानी का नाम है राजपुर या हटक। अब एक्सट्रीम ईस्ट आपको पता चल गया, एक्सट्रीम नॉर्थ पता चल गया, और एक्सट्रीम वेस्ट आपको पता चल गया। अब साउथ वाला आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है सूरसेन। सूरसेन जिसे आज के समय मथुरा के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को, और इसकी राजधानी उस समय मथुरा थी। तो सूरसेन की इसकी राजधानी क्या है, मथुरा। यहां पे हम देखते हैं कि जो सूरसेन नाम की महाजनपद थी, अगर इसकी बात की जाए तो ये यहां पे आपको मिल जाएगी, हाँ, यहां पे सूरसेन महाजनपद, सॉरी यहां पे सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी का नाम क्या है, मथुरा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी का नाम था शक्तिमती। तो शक्तिमती के नाम से जो चेदी महाजनपद है जिसकी राजधानी का नाम क्या था, शक्तिमती। नेक्स्ट, तो ये हो गए हमारे कितने 8 महाजनपद हमने यहां पे पढ़ लिए, जिसमें हमने एक्सट्रीम नॉर्थ, एक्सट्रीम ईस्ट और एक्सट्रीम साउथ, सॉरी एक्सट्रीम वेस्ट की महाजनपदों को देख लिया। कुरु नाम से जो महाजनपद है उसकी बात कर ली, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और आज के समय वो दिल्ली वाला क्षेत्र था, ठीक है। चलिए, कंबोज एक्सट्रीम वेस्ट की महाजनपद थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अब आप लोग देखें अगली जो 8 है, जिसमें कौशल, कौशल महाजनपद की बात की जाए, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण महाजनपद थी, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो कौशल महाजनपद की राजधानी का नाम क्या है, श्रावस्ती। नक्शे में आप लोग देख सकते हैं कि जो कौशल महाजनपद है वो इधर जो आपका नेपाल वाला जो क्षेत्र है, अयोध्या वाला जो क्षेत्र है, श्रावस्ती वाला जो क्षेत्र है, नेपाल से थोड़ा सा वहां पे आता था ये कौशल महाजनपद, और श्रावस्ती उसकी राजधानी थी, ठीक है। और ध्यान रखेंगे श्रावस्ती में मैक्सिमम सेरेमन्स डिलीवर किए थे गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
इसके बाद है मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी कुशीनगर और पावापुरी है। तो मल्ल महाजनपद जहां पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और महावीर स्वामी को भी, कहां पर, पावापुरी में। और पावापुरी में ध्यान रखना है, पावापुरी में महावीर स्वामी को और कुशीनगर में गौतम बुद्ध को। तो अगर हम बात करें यहां पे किसकी, मल्ल महाजनपद की, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कौशल के ही एकदम ईस्ट में आता है मल्ल महाजनपद, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है वत्स, जिसकी राजधानी का नाम है कौशांबी। तो वत्स महाजनपद भी ध्यान रखेंगे, जिसकी राजधानी का नाम क्या हो जाता है, कौशांबी हो जाता है। यहां पे आप लोग देखेंगे वत्स, जिसकी राजधानी का नाम है कौशांबी, इलाहाबाद के आसपास वाली जो जगह है कौशांबी वाला। नेक्स्ट, बज्जी महाजनपद। तो बज्जी महाजनपद, जिसकी कैपिटल का नाम था वैशाली। अब बज्जी महाजनपद की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये भी एकदम नेपाल वाले बॉर्डर पर आता है, नेपाल वाले क्षेत्र में आता है बज्जी, जिसकी राजधानी है वैशाली। आज के समय वैशाली बिहार का एक शहर है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना कि ये जो महाजनपद था ये एक प्रकार का रिपब्लिक था, ये एक प्रकार का गणराज्य था, और ये वर्ल्ड्स मोस्ट अर्लीस्ट या एंशिएंट रिपब्लिक स्टेट के रूप में जाना जाता है। उस समय पर तो ऑटोक्रेट स्टेट होते थे, तानाशाही वाले राज्य होते थे, लेकिन ये उस समय का एक क्या था, रिपब्लिक था, एक प्रकार का गणराज्य था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बज्जी महाजनपद वैशाली, यहां पे लिच्छवी वंश के शासकों का शासन था, लिच्छवी डायनेस्टीज के रूलर्स रूल करा करते थे, कहां पे, बज्जी गण में, वैशाली में। और वैशाली की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध है, हमने गौतम बुद्ध के बारे में कई सारे इवेंट्स पढ़े थे, जिसमें वैशाली एक महत्वपूर्ण साइट थी, एक महत्वपूर्ण शहर था, जो गौतम बुद्ध के जीवन से भी संबंधित रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पांचाल महाजनपद की अगर बात करें तो इसकी राजधानी का नाम था पोटानी या पोटल, ठीक है। तो पोटानी या पोटल, जिसकी राजधानी का नाम क्या है, काम्पिला। पांचाल की राजधानी का नाम क्या है, काम्पिला। तो पांचाल महाजनपद की बात करें ये यहां पर आती है, जिसकी राजधानी का नाम क्या है, काम्पिला। नेक्स्ट है असाका। अब यहां पे ध्यान रखना, असाका या असमक भी बोलते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट सदन महाजनपद थी। सबसे ज्यादा साउथ की जो महाजनपद थी उसका नाम था असमक या असाका, जिसकी राजधानी का नाम आप लोग देख रहे हैं पोटन या पोटाली, जो कि असमक महाजनपद की राजधानी। ये गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर बसा हुआ, ठीक है। तो गोदावरी की सहायक नदी पर या गोदावरी रिवर के कोस्ट पर बसा हुआ असाका या महाजनपद, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अवंती की अगर बात करें तो ये रहा अवंती, जो कि मध्य प्रदेश में उज्जैन इसकी राजधानी थी। और इसकी दो राजधानी आप लोग देखेंगे, सदन और नॉर्दर्न, जिसमें उज्जैन और माहिष्मती, जिसे महेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो अवंती महाजनपद में दो राजधानी थी, एक उज्जैन और एक माहिष्मती, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है अब आप लोगों को। ये महाजनपद और इनकी राजधानियों के नाम काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछे जाते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले अगर कोई और फैक्ट यहां पे छूट रहा हो तो वो भी ध्यान रखें। अवंती, अशाका, पांचाल, बज्जी, वत्स, वैशाली, मत्स्य, कौशल, सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, हाँ, यहां पे चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहां पे बात करेंगे कुछ छोटे छोटे फैक्ट की, उसमें कुछ चीजों को बात करेंगे। तो कुछ छोटे छोटे फैक्ट में सबसे पहले तो आ गया एक्सट्रीम वाली महाजनपद। एक्सट्रीम महाजनपदों के नाम ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्सट्रीम नॉर्थ की बात करें, अब मुझे लग रहा है सभी को पता होंगे एक्सट्रीम नॉर्थ में कौन है, कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और यहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां पे आज के समय का दिल्ली है, ठीक है ना, इंद्रप्रस्थ के नाम से। दूसरा है मोस्ट सदन की बात करें तो अभी मैंने बताया मोस्ट सदन में कौन थी, असाका या असमक, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर है। इसकी राजधानी ये असाका, जिसकी राजधानी का नाम पोटानिया पोटल था। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं मोस्ट ईस्टर्न, सबसे पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में सबसे पहले बताया था इसकी राजधानी, इस महाजनपद का नाम क्या था, अंग। तो अंग, जो कि एक्सट्रीम ईस्ट में सबसे पूर्व की जो महाजनपद थी उसका नाम था अंग, राजधानी का नाम था कौशल। नेक्स्ट, इसके बाद है मोस्ट वेस्टर्न, अगर सबसे पश्चिम की अगर हम महाजनपद की बात करें तो उसमें आपका नाम आता है क्या, सबसे पश्चिम में आती है आपकी कंबोज, ठीक है ना। क्या आती है, कंबोज, जिसकी राजधानी का नाम क्या था, राजपुर या हटक, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि जो एक्सट्रीम ईस्ट, एक्सट्रीम वेस्ट, एक्सट्रीम नॉर्थ, एक्सट्रीम सदर्न जो महाजनपद है उनके सभी महाजनपदों के नाम और कैपिटल्स, ठीक है। अब कुछ और खास चीजों को देखते हैं। यहां पे देख रहे हैं आप लोग कि द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन वैशाली बाय द लिच्छवीस। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम जो रिपब्लिक स्टेट है उसका नाम क्या था, बज्जीगण, जिसे बज्जी रिपब्लिक के रूप में जानते हैं, जिसकी राजधानी वैशाली थी। और यहां पे लिच्छवी राजाओं का शासन था, लिच्छवी रूलर्स रूल कर रहे थे, ये चीज ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारे सामने कुरु कुरु के बारे में बता दिया कि जो सराउंडिंग एरिया है कुरु का, आज के समय इस क्षेत्र को हम दिल्ली के रूप में जानते हैं। ठीक है जी। अब कुछ और चीजों की बात करें। ये जो महाजनपद काल था, ये यहां पे मैक्सिमम जो महाजनपद थी वहां पे राजा महाराजाओं के शासन चलते थे, यानी ऑटोक्रेटिक सिस्टम के तहत यहां पे शासन व्यवस्था चलती थी। अब जब राजा रूल करते थे तो राजा का जो वर्ण होता है वो कौन सा होता है? क्षत्रिय वर्ण होता है। राजा अकेला शासन नहीं कर पाता, इसलिए यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने के लिए कई मंत्री परिषदें हुआ करती थी, जिन्हें सभा या परिषद कहा जाता था। तो इस समय राजा को मदद करने के लिए कुछ मंत्रियों का समूह, जिसे परिषद या सभा कहते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मिनिस्टर था उसे पुरोहित कहा जाता था। इसके अलावा सेनानी वगैरह भी होते थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पुरोहित जो राजा को मदद करने वाला सबसे महत्वपूर्ण मिनिस्टर होते थे, जो ब्राह्मण होते थे। ये हमने उत्तर वैदिक काल में भी बात करी थी। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां पे राजा अपना शासन करने के लिए साम्राज्य का विस्तार करता है, युद्ध वगैरह करता है, ट्रीटीज करता है, और साथ ही साथ पब्लिक के ऊपर टैक्स भी लगाता है, कर भी लगाता है। अब करों के ऊपर से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहां पे जो कर लगाए जाते थे राजा के द्वारा, उसमें नाम आता है एक तो बाली। अब ये जो बाली नाम का जो कर था, ये लगाया जाता था कल्टीएबल लैंड के ऊपर, यानी जमीन के ऊपर जो टैक्स लगता था उसे क्या बोला जाता है? बाली बोला जाता है इस समय पर। ठीक है ना। और उस समय पर मतलब हम अगर ऋग्वेदिक और पोस्ट वैदिक काल की बात करें, उस समय पर भी बाली था, लेकिन उस समय पर वॉलेंट्री था। ठीक है ना। यहां पे अब कल्टीएबल लैंड के ऊपर लगने वाला टैक्स है बाली। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है भाग। अब ये भाग नाम का जो कर था, ये लगाया जाता था किसके ऊपर? जो क्रॉप्स है, जो एग्रीकल्चर यील्ड्स है, जो जो उपज हुई है उसके ऊपर लगने वाला जो कर था वो था भाग। ये कितना लगाया जाता था? तो आपकी कुल उपज का 1/6 आपका लगता था भाग। ये राजा कलेक्ट करते थे पब्लिक से। ठीक है ना, गृहपतियों से, यानी कि जो लोग आम लोग हैं उनसे ये कलेक्ट करते थे। इसके बाद तीसरे नंबर पे ध्यान रखेंगे, जो अदर टैक्स थे उसमें नाम आता है कर का एंड शुल्क का। तो इस तरह से ये कुछ टैक्स हैं जिनके ऊपर से एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ड्यूरिंग दी महाजनपद पीरियड। और आगे भी आपको इस तरह के करों के नाम देखने को मिलेंगे गुप्त काल में और पोस्ट गुप्त पीरियड में भी। तो बात सभी लोगों को समझ में आ गई है। अब एक चीज और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। क्या है वो बात? वो बात यह है कि इस पूरी महाजनपद काल में दो लंबे लंबे या बड़े बड़े रूट्स हुआ करते थे, एंशिएंट रूट्स हुआ करते थे, रास्ते हुआ करते थे, जिन्हें हम उत्तर पथ और दक्षिण पथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्तर पथ और दक्षिण पथ। तो यहां पे अगर मैं उत्तर पथ की बात करूं तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन से होते हुए पश्चिम बंगाल का एक तटीय शहर था ताम्रपालिती तक ये जो उत्तर पथ है वो जाना जाता है। तो एक उत्तर पथ के नाम से जाना जाता है और एक दक्षिणा पथ। अब ये जो दक्षिणा पथ है, ये जो पाटलिपुत्र शहर था, तो पाटलिपुत्र से लेकर, जो कि आप सभी जानते हैं मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र से लेकर ये महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान तक का जो क्षेत्र है उस रूट को कहा जाता है दक्षिणा पथ। तो इस तरह उस समय पर दो रूट और चला करते थे जिनका नाम था उत्तरापथ और दक्षिणापथ। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। तो उत्तरापथ गैंगो एंगेटिक प्लेन से, गंगा और यमुना, गंगा और सिंधु नदी के मैदान से लेकर बंगाल का जो तटीय एक शहर है आम्रपालिती, वहां तक था। और दूसरा दक्षिणापथ जो पाटलिपुत्र से लेकर प्रतिष्ठान महाराष्ट्र तक जो रूट था उसे दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे सामने आ जाते हैं क्या? राइज ऑफ मगध, मगध के उदय। क्योंकि उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल जो साम्राज्य बना, जो महाजनपद बनी, वो बनी कौन सी? मगध। इसके पीछे क्या क्या कारण थे उनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोग देख रहे हैं, मगध इन प्रेजेंट डे बिहार। वर्तमान में ये मगध कहां पर आता है? तो बिहार में आता है। और महाजनपद काल में इसका काफी इंफ्लुएंस था। पॉलिटिकल सेंटर पूरे देश का कौन माना जाता था? मगध। पूरे देश का एक सबसे बड़ा एम्पायर जो बना है उस समय पर, वो मगध एम्पायर बना। ठीक है। became the most powerful महाजनपद between the 6th and the 4th century BC। तो 6ठी शताब्दी से लेकर 4th century BC तक सबसे पावरफुल जो एम्पायर था, जो सेंटर था भारत का, वो क्या था? मगध महाजनपद थी। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। दिस डेवलपमेंट कैन एक्सप्लेन एज फॉलो। तो इसके पीछे कारण क्या थे? तो इन कारण को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ द कैपिटल, राजगृह या गिरिब्रज। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण था, क्योंकि अगर आपका जो केंद्र है, आपकी जो राजधानी है, यदि उसका सामरिक जो महत्व है, अगर सुरक्षा है, वो अगर बहुत बढ़िया है, तो उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, या आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचेगा, या उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक यहां पे प्लस पॉइंट रहा कि इनकी जो राजधानी थी राजगृह, इसका सामरिक महत्व था। ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिन्हें सप्तपर्णी केव या सप्तपर्णी गुफाओं के रूप में जाना जाता। तो एक पहाड़ियां थी, हिल्स था, और हिल्स के बीच में ये राजगृह था। तो क्या होता कि दूसरे जो किंगडम्स थे वो इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते आसानी से। ये कर सकते लेकिन वो नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये एक काफी महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टिकोण से राजधानी का सही स्थान पर होना।
दूसरा आप लोग देख रहे हैं फर्टाइल सोइल, क्योंकि ये गंगा नदी के मैदानों में बसा हुआ है, पूरा का पूरा जो मगध है वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में है, तो यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था का मेन सोर्स एग्रीकल्चर था, खेती की जाती थी, और खेती काफी बड़े दायरे पर होने लग गई थी क्योंकि लोहे का डिस्कवरी हो गई थी, लोहे की खोज हो गई थी, तो जमीन में अच्छे से खुदाई करके खेती करना आसान हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी थी, इस कारण पैदावार काफी थी, वेलफेयर था, तो वेलफेयर होगा तो अपने आप डेवलपमेंट होगा, लोग वहां पर आएंगे। ठीक है, जहां पर आप देखते हैं जहां पर इंडस्ट्रीज होती है, जहां पे व्यापार होता है, लोग उसी तरफ जाते हैं। अगर आज भी आप देखें तो जितने भी इंडिया में जो मॉडर्न सिटीज हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां पे पब्लिक ज्यादा रहती है, और जहां पे पब्लिक ज्यादा रहेगी वहां पे रोजगार और बढ़ेगा और ज्यादा वेलफेयर आएगा, तो ये एक बड़ी चीज है। उसके पीछे कारण ध्यान रखें, फर्टाइल सोइल है, आज के समय जहां पे लोग रहते हैं वहां पे इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज क्यों हुई वो चीजें समझना। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर, तो यहां पर क्या हुए कि जो झारखंड वाला क्षेत्र है वहीं से वहां पे हमें लोहे के अयस्क मिलना शुरू हुए, आयरन और जो अदर मिनरल्स हैं उनके क्या मिले, माइंस मिले, खाने मिली, तो वहां से उत्खनन हुआ जिससे कि लोहा वगैरह निकाला गया, उनसे औजार बनाए गए, और औजारों के माध्यम से इन्होंने अपने साम्राज्य को और ज्यादा फैला लिया, क्योंकि अन्य महाजनपदों के पास उतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे जितने मगध के पास थे। ठीक है, अब सबसे खास चीज, सब चीज होने के बाद भी, सारे सोर्सेस होने के बाद भी अगर व्यक्ति सही नहीं हो तो सब चीज का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर एक चीज ये भी रही कि यहाँ के जो शासक रहे वो काफी ज्यादा एम्बिशियस रहे, काफी ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञा रहे, दृढ़ निश्चयी रहे, और जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये एक खास बात रही कि यहाँ के जो शासक थे वो काफी एम्बिशियस थे, काफी क्या थे, दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चयी थे। जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इस तरह के शासक रहे जिन्होंने इस मगध साम्राज्य को एकदम एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचाया। इसके बाद है अब प्रमोशन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रमोशन भी हुआ, सबसे ज्यादा मगध में हुआ। अब जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का जो प्रमोशन हुआ उसमें मगध के उदय के पीछे कोई बड़ा कारण नहीं माना जाता है। वो जो जैन और बौद्ध धर्म का प्रमोशन हुआ उससे बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ के लोगों का जो बौद्धिक ज्ञान था, जो धार्मिक ज्ञान था, उसमें बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे द प्रमोशन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जिससे क्या हुआ कि वहां पर लोगों के अंदर एक बौद्धिक ज्ञान का और जो कल्चरल है, जो धार्मिक जो वैल्यूज है उसके प्रति उनका जो है बढ़ाव हुआ या झुकाव हुआ। नेक्स्ट, एलिफेंट्स वर वाइडली यूज्ड इन द आर्मी, तो ये पहला साम्राज्य, पहला किंगडम था भारत का जिसने बड़े स्तर पर हाथियों का उपयोग किया, क्योंकि हाथी भी वहां पर थे, तो हाथियों का युद्ध में उपयोग करना सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो इजीली बाकी के शासकों या साम्राज्य को हरा सकते थे। नेक्स्ट, अ चीप फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज अवेलेबल, तो काफी कम दाम पर, काफी इजीली क्या था, सस्ते दरों पर कम्युनिकेशन किया जा सकता था, ट्रेवलिंग की जा सकती थी, या बोलें कि हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते थे, क्योंकि नदियां थी, पानी था, तो इजीली वहां पे ट्रांसपोर्टेशन चीप रेट पे किया जाता था। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो मगध के उत्थान के पीछे मुख्य वजह बनती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे सामने सारी की सारी जो डायनेस्टीज रही मगध में, अलग अलग जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मगध पे जिन्होंने रूल किया, उसमें सबसे पहली है बृहद्रथ डायनेस्टी, जिन्हें फाउंडर्स बोला समझा जा सकता है कि मगध साम्राज्य के फाउंडर्स के रूप में बृहद्रथ डायनेस्टी। ठीक है, देन आती है हर्यक वंश या हर्यक डायनेस्टी दूसरे नंबर पर, जिसकी स्थापना करी बिंदुसार ने। तो हर्यक वंश दूसरा और सबसे पहला महत्वपूर्ण वंश कहलाता है ना, क्रोनोलॉजिकली देखें तो दूसरा, लेकिन सबसे पहला महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो डायनेस्टी रही वो हर्यक वंश रही। तीसरे नंबर पे आप लोग देख रहे हैं सिसुनाग डायनेस्टी ने रूल किया, सिसुनाग वंश आता है। सिसुनाग वंश के पतन के बाद जैसे ही सिसुनाग वंश समाप्त होता है, फिर आता है आपका मौर्य वंश, फिर आता है आपका नंद वंश या नंद डायनेस्टी, जिन्होंने सिसुनाग वंश को समाप्त किया। तो देन आती है नंद डायनेस्टी या नंद वंश, और नंद वंश को समाप्त करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर स्थापित होता है मौर्य वंश। इस समय पर मौर्यों के अधीन मगध साम्राज्य भारत का और इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली, सबसे वेलफेयर, मजबूत साम्राज्य बनकर उभरता है। और यहां पे पहली बार इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल इंटीग्रिटी आती है, एक राजनीतिक एकता दिखाई देती है। इसके बाद है हमारा जो अगली डायनेस्टी आई मौर्यों के पतन के बाद आता है सुंग वंश या सुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र सुंग ने इसकी स्थापना करी। और सुंगों के बाद आता है कण्व डायनेस्टी या कण्व वंश। अब हम आ चुके हैं बीसी के बाद, एडी वाला दौर आ चुका है, तो अब आता है कण्व डायनेस्टी या कण्व वंश। और कण्व वंश के बाद एक डायनेस्टी और जो इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सातवाहन डायनेस्टी, जिसकी स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। लेकिन सातवाहनों ने अपना जो शासन का क्षेत्र था इसे उत्तर की जगह दक्षिण में बनाया और ये साउथ में चले गए। साउथ में प्रतिष्ठान को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और वहां पर शासन किया, क्योंकि इस
समय पर भारत के उत्तरी क्षेत्रों में लगातार आक्रमण होने लग गए थे फॉरेनर्स के, इंडो ग्रीक्स, पर्थियंस, शकों के लगातार आक्रमण हो रहे थे, हूणों के आक्रमण हो रहे थे। तो ये जो सातवाहन रूलर्स थे, इन्होंने अपना साम्राज्य का जो स्थान था वो किसे बनाया, साउथ में बनाया, ठीक है, जिसमें हम कई सारे महान शासकों के नामों की अगर बात करें तो गौतमीपुत्र, सतकर्णी, ठीक है, इस तरह के कई सारे शासक यहां पे हुए। चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक डायनेस्टीज के राजाओं की बात करेंगे। सबसे पहले हम बृहद्रथ वंश की बात करेंगे। तो बृहद्रथ वंश जो कि इस मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश कहलाता है, और इसमें दो राजाओं के नाम आपको सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। एक का नाम था बृहद्रथ और दूसरे उनके पुत्र थे जरासंध। तो जरासंध और बृहद्रथ दो शासकों के नाम आपको ध्यान रखना है, और ऐसा माना जाता है कि इन दोनों राजाओं का उल्लेख हमें महाभारत काल में या महाभारत में मिलता है। एक युद्ध के दौरान, एक मल्ल युद्ध के दौरान, इट मींस रेसलिंग के दौरान, जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, भीम के साथ, जो पांडवों में से एक भीम था, उनके साथ युद्ध करते हुए जरासंध की मृत्यु हो गई थी, जरासंध की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? भीम के द्वारा। ये साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं कहां से? रामायण में, महाभारत से। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो बृहद्रथ वॉज द फाउंडर ऑफ द बृहद्रथ डायनेस्टी, और मगध भी उसी के द्वारा स्थापित हुआ। जरासंध वॉज हिज सन एंड बोथ एस्टेब्लिश द एम्पायर इन मगध। इन दोनों के द्वारा मगध एम्पायर की स्थापना हुई थी, ठीक है जी। बोथ ऑफ देम फाइंड मेंशन इन दी महाभारत। दोनों के नाम कहां पर मेंशन मिलते हैं? महाभारत में। जैसे आप लोग इस चित्र को देखें ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि भीम, सॉरी मैंने भीम ही बोला था ना, भीम के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी? जरासंध की, इन अ रेसलिंग। एक युद्ध, एक मल्ल युद्ध, उस समय पर जो कुश्ती होती थी, जो मल्ल युद्ध होता था, उसमें भीम के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी? जरासंध की हत्या कर दी गई थी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो डायनेस्टी है वो हर्यक डायनेस्टी है, हर्यक वंश, जिसे मगध साम्राज्य का पहला महत्वपूर्ण वंश के रूप में जाना जाता है। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस वंश के संस्थापक का नाम आप लोग देख रहे हैं, बिंबिसार। टाइम पीरियड आपके सामने 546 से लेकर 494 तक इन्होंने शासन किया। 40-50 साल रूल रहा किसका? बिंबिसार का। बिंबिसार की बात करें तो वो इस वंश के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम श्रेणिक था, कई बार पूछ लेता है, तो इनके बचपन का नाम है श्रेणिक। इनके बचपन का नाम हुआ करता था श्रेणिक। और गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी इनके समकालीन थे, लेकिन गौतम, क्योंकि इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था, इन्होंने गौतम बुद्ध को शरण दी थी, ही पेट्रोनाइज्ड गौतम बुद्ध। और साथ में ध्यान रखेंगे ये उन दोनों के समकालीन थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, स्पेशली महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। और इवन इन्होंने गौतम बुद्ध को अपने राज्य में क्या दिया था? शरण दी थी। अपने साम्राज्य के कई क्षेत्र उन्हें भेंट करने की भी बात कही। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस पेंटिंग में आपको गौतम बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, यहां पे आपको बिंबिसार दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरी की पूरी यहां पे उनकी जो फौज है, उनके जो रथ वगैरह हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये मगध के शासक बिंबिसार, इन्होंने ये गौतम बुद्ध के द्वारा क्या बने? उनके शिष्य बने, और उनके लिए इन्होंने अपने साम्राज्य में उनको क्या दिए? शरण दी है। उनको कई सारे साम्राज्य भेंट करने की भी बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। He was the founder of the हर्यक डायनेस्टी। आप सभी को समझ में आ गया। अब चूंकि ये महाजनपद काल चल रहा है, इसलिए राजाओं का मुख्य कार्य क्या था? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया बिंबिसार ने? तो युद्ध के माध्यम से, शांतिपूर्ण संधियों के माध्यम से, वैवाहिक संबंध बनाकर इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इन्होंने साम्राज्य के विस्तार में कई रास्ते अपनाए, और कौशल महाजनपद के साथ, या अगर हम बात करें इनके विवाहों की, इनके मैरिज, अगर हम मैरिज की बात करें, शादी की बात करें, विवाह की बात करें, तो इनका जो विवाह हुआ था वो कौशल महाजनपद की राजकुमारी कोसला देवी के साथ हुआ था। तो इनकी पहली वाइफ जो थी उसका नाम था कोसला देवी। ध्यान रखेंगे, कौशल महाजनपद की राजकुमारी कोसला देवी के साथ इनका विवाह हुआ, तो कोसला देवी इनकी पहली वाइफ रही। इसके अलावा ध्यान रखेंगे इनका विवाह हुआ था बज्जी महाजनपद की भी, वहां पर की जो प्रिंस, वहां की जो राजकुमारी थी जिनका नाम था चेलन्ना, तो इन्होंने चेलन्ना के साथ भी विवाह किया। तो सेकंड वाइफ इनकी रही चेलन्ना, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाइफ कोसला देवी, सेकंड वाइफ का नाम चेलन्ना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण इनकी वाइफ थी, रानी थी, उनका नाम था खेमा। तो थर्ड जो नाम है वो आपको याद रखना है, तीसरा नाम आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपको नाम मिल रहा है किसका? खेमा का। तो खेमा वो थी थर्ड वाइफ। और ये जो खेमा थी, ये मद्र नाम से एक राज्य होता था जो आज के समय पाकिस्तान में ये जगह है, वहां की जो राजकुमारी थी खेमा, उनके साथ इन्होंने विवाह किया। कहां की? मद्र राज्य की राजकुमारी। इस तरह से इनकी जो तीन महत्वपूर्ण वाइफ है उनके नाम क्या है? कोसला देवी, देन चेलन्ना, और तीसरा नाम है खेमा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी, हमने बात कर ली। इन्होंने साम्राज्य का जो विस्तार किया वो विवाह प्रणालियों, शांतिपूर्ण और युद्ध के माध्यम से। अब युद्ध की बात करें तो इन्होंने अंग जो महाजनपद थी
उसके साथ लंबा युद्ध किया और फाइनली अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि द मोस्ट नोटेबल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बिंबिसार वाज दैट ऑफ अंग। अंग जो था वो अब इनके साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। और अंग की बात करें तो उसी में कि राजकुमारी कोसला देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। और ध्यान रखेंगे कि अच्छा, राजधानी को तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, इनकी राजधानी का नाम क्या है, गिरिब्रज या राजगृह। इसी को इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था, राजगृह या गिरिब्रज, जो कि पहाड़ियों के से घिरा हुआ एक स्थान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके दरबार में या इनके समय पर एक वेद हुआ करते थे जिसका नाम था जीवक। तो जीवक नाम के इनके दरबार के एक प्रसिद्ध वेद थे, इनके फिजिशियन थे, जिन्होंने कई बार इनका इलाज किया। साथ ही साथ गौतम बुद्ध का भी 2 बार इलाज किया गया जीवक के द्वारा। जीवक के बारे में यह माना जाता है कि बचपन में इनके परिवार या इनके माँ पेरेंट्स के द्वारा इन्हें छोड़ दिया गया था, त्याग दिया गया था। फिर इन्हें एक साधु के द्वारा इन्हें पाला पोसा गया। और जब साधु ने इस बच्चे को देखा तो उसने देखा कि इसके अभी जीवन थे, ये अभी जिंदा था, तो उसका नाम रख दिया गया जीवक, जो काफी महान वैद्य बना, डॉक्टर बना। और इसी कारण इससे प्रभावित होकर बिंबिसार ने इसे अपना राजवैद्य बनाया। इवन जीवक ने गौतम बुद्ध का भी इलाज किया है 2 बार, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक बार जीवक को जो अवंती महाजनपद है वहां के शासक का इलाज करने के लिए अवंती या उज्जैन भेजा गया था। और अवंती में उस समय पर प्रदोत्त वंश हुआ करता था जिसके शासक थे चंद प्रदोत्त। तो चंद प्रदोत्त का इलाज करने के लिए जीवक को कहां भेजा गया था, उज्जैन भेजा गया था। और सफलतापूर्वक उन्होंने वहां के शासक का इलाज भी किया था, यह बात भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि चूंकि ये जो शासक थे बिंबिसार, ये लंबे समय तक रूल कर रहे थे। और इनका जो बेटा था, इनका जो पुत्र था अजातशत्रु, वो अगला शासक बनने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक था, जो कि उस समय पर काशी का गवर्नर था या प्रांतपति था। और वो राजा बनना चाहता था, शासक बनना चाहता था। तो उसने क्या किया, अपने पिता की हत्या करी और अगला जो शासक बना वो बना अजातशत्रु। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ही वाज किल्ड बाय हिज सन अजातशत्रु। ये बात कर ली हमने किसके बारे में, बिंबिसार के बारे में। सारे के सारे फैक्ट्स को कवर कर लिया। अब आते हैं किसके ऊपर, बिंबिसार के ऊपर। अगला जो रूलर है हमारे सामने वो है बिंबिसार। ये काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, काफी ज्यादा बात की जाए तो डिटरमाइंड रूलर था, जो कि साम्राज्य के विस्तार के लिए काफी ज्यादा एक्टिव रहता था। कई सारे इसने युद्ध लड़े। अगर हम इसके फादर की बात करें तो उसने शांतिपूर्ण युद्ध और सभी तरीकों से साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन अपने फादर के एकदम अपोजिट था अजातशत्रु, जिसने एकदम युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कई सारे महाजनपदों और क्षेत्रों को अपने मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। ठीक है, तो अजातशत्रु की अगर बात करें, ही वाज द सन ऑफ बिंबिसार, ये बिंबिसार का ही पुत्र था। इसका शासनकाल 494 से लेकर 462 बीसी तक रहा। और चूंकि इसने अपने पिता की हत्या करी थी और उस समय पर बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध उस समय पर साम्राज्य में ही थे या फिर वहीं पर थे, तो गौतम बुद्ध से इसने क्षमा मांगी थी। लेकिन अपने पिता की हत्या के कारण इन्हें पितृहंता के नाम से बुद्ध धर्म में जाना जाता। तो बुद्ध धर्म में इनके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, पितृहंता। द पर्सन हु किल्ड हिज फादर, उसे कहा जाता है पेट्रीसाइड। तो इन्होंने अपने पिता की हत्या करी, इसलिए इन्हें कहा जाता है पितृहंता। भारतीय इतिहास का पहला व्यक्ति जिसने अपने शासक की हत्या करी, उसका नाम क्या रहा, अजातशत्रु रहा। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था। और बुद्ध धर्म को ना सिर्फ अपनाया, इसने बुद्ध धर्म की फर्स्ट काउंसिल, पहली संगीति का भी आयोजन किया था। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद सबसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बिफोर कॉमन इरा में, ये कहां पर हुई थी, राजगृह, राजधानी जो कि इनकी थी, वहां पर इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अजातशत्रु की अगर बात करें तो इन्होंने कॉन्कर्ड कर लिया था, जीत लिया था किसको, तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं कौशल को और वैशाली को। ठीक है, तो कौशल और वैशाली नाम से जो जगह थी, जो महाजनपदें थी, उनको इन्होंने क्या कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखेंगे कि जो वैशाली महाजनपद थी, क्योंकि ये जो पुत्र, ये जो थे चेलन्ना के पुत्र थे। चेलन्ना जो कि राजकुमारी कहां की थी, वैशाली की, या लिच्छवी प्रिंसेस हुआ करती थी, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इन्होंने, इसका मतलब यह है कि अपनी माता, अपनी मदर का जो साम्राज्य था उसके ऊपर भी आक्रमण किए, क्योंकि कुछ विवाद इनके बीच में और वैशाली के साम्राज्य के बीच में हुए। तो फाइनली दोनों का लंबा संघर्ष चला, लगभग 16 ईयर तक ये युद्ध चले और फाइनली इसमें विजय प्राप्त हुई किसको, अजातशत्रु को। ध्यान रखेंगे। और अजातशत्रु को हराने के लिए वैशाली के या बज्जी गण के, जो लिच्छवी गण के जो अलग अलग छोटे छोटे कबीले थे, उन लोगों ने मिलकर एक संघ बनाया ताकि अजातशत्रु को हराया जा सके। जहां पर अगर हम बात करें उन ट्राइब्स की, उन कबीलों की, तो इस तरह के 18 कबीले बनाए गए थे। किनके द्वारा, 18 कबीले बनाए गए थे कौशल के द्वारा, जो ताकि कि इनको हराया जा सके। ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
जिस समय इन्होंने अपने पिता की हत्या करी उस समय पर या उससे पहले ये काशी के प्रांतपति थे, और काशी नामक जो जगह थी वो दहेज में दी गई थी बिंबिसार को। काशी को दहेज में दिया था बिंबिसार को, किसके द्वारा? प्रसेनजीत के द्वारा, क्योंकि काशी की ही राजकुमारी कोसला देवी के साथ विवाह हुआ था, है ना, कौशल की राजकुमारी कोसला देवी। अब क्या हुआ कि जब इसने बिंबिसार की हत्या कर दी तो अब ये बन गया शासक कहां का? मगध का। लेकिन काशी पर कब्जा कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था किसने? प्रसेनजीत ने। अब लंबा संघर्ष शुरू हुआ प्रसेनजीत के बीच में और किसके बीच में? अजातशत्रु के बीच में। किस मुद्दे को लेकर? काशी को लेकर, कि भाई काशी पर किसका कंट्रोल होगा, क्योंकि काशी को तो दहेज में बिंबिसार को दिया गया था, और चूंकि ये पहले प्रांतपति थे काशी के, तो काशी इनको अपने साम्राज्य में चाहिए था। तो लंबा संघर्ष दोनों के बीच में चला, और इसका भी रिजल्ट किसके पक्ष में गया? अजातशत्रु के पक्ष में गया। और अजातशत्रु ने इस युद्ध में भी विजय प्राप्त करी, और फाइनली जो प्रसेनजीत की जो पुत्री थी बजीरा, उसके साथ विवाह किया। तो ध्यान रखेंगे, ही गोट मैरिड विद बजीरा द डॉटर ऑफ प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत की पुत्री के साथ उन्होंने विवाह किया, और प्रसेनजीत की बहन के साथ विवाह हुआ था बिंबिसार का। ध्यान रखेंगे कोसला देवी। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब इन्होंने वैशाली के ऊपर युद्ध किए, वैशाली के साथ जब बज्जीगण के साथ जब लंबा संघर्ष किया, तब दो नए नए वेपन्स, दो नए नए हथियारों का आविष्कार किया था, और उन हथियारों के नाम है महाशिलाकंटक और रथमूसल। महाशिलाकंटक जिसके माध्यम से बड़े बड़े स्टोन्स को, पत्थरों को दूर दूर तक उछालकर फेंका जाता था, और दूसरा है महाशिलाकंटक रथमूसल, जिसमें एक रथ होता था जिसके चारों तरफ धारदार हथियार होते थे, और जैसे रथ चलता था वो हथियार घूमते जाते थे, ठीक है ना। तो इस तरह महाशिलाकंटक और रथमूसल नामक दो हथियार भी इन्होंने बनाए। अपने जो मूवी है बाहुबली, उसमें जरूर देखे होंगे ये दोनों वेपन्स को। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पे अगला पॉइंट आप लोग क्या देख रहे हैं कि ही वॉज किल्ड बाई हिज सन अजातशत्रु, ही वॉज किल्ड बाई हिज सन। तो इनके बेटे के द्वारा ही इनकी हत्या कर दी गई थी। जनरली ये बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, और इनके बेटे का नाम था उदाइन। तो उदाइन ने इन्हीं की क्या कर दी? हत्या कर दी, और ये अगला जो शासक बना गद्दी पर वो बना उदाइन। तो हमने अजातशत्रु के बारे में कई सारे फैक्ट्स को कवर किया, लाइक ही वाज द सन ऑफ बिंबिसार। अच्छा, इसके बचपन का नाम भी ध्यान रखना, इसके बचपन का नाम हुआ करता था कुणिक। तो कई बार आपको बचपन के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कुनिक इनके बचपन का नाम था, और श्रेणिक बिंबिसार के बचपन का नाम था, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हाथी के ऊपर बैठा हुआ अजातशत्रु को दिखाया गया है। नेक्स्ट, अगला शासक बना इस वंश का उदाइन। उदाइन की बात की जाए, तीसरे नंबर का शासक था। 460 से 444 तक बीसी तक इसने शासन किया। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण इवेंट्स इसके शासनकाल से संबंधित नहीं है। बस ध्यान रखना कि उदाइन ने जैन धर्म को अपना लिया था, ही एक्सेप्टेड जैनिज्म। जबकि स्टार्टिंग के जो दोनों शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, जबकि उदाइन ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म का। और इसी ने एक नया शहर बसाया जिसका नाम है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करने वाला शासक उदाइन था, और इसी को उसने अपनी राजधानी भी स्थापित कर लिया था। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, पाटलिपुत्र को भी स्थापित किया, राजधानी भी बनाया। साथ ही साथ ही वाज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, इसने जैन धर्म को अपनाया। और इसके बाद इस साम्राज्य में 3 शासक और आए, ठीक है। इसके बाद इस साम्राज्य में 3 शासक और आए, जिसमें नाम आता है किसका? अनिरुद्ध का, मुंडक का और नागदशक का। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ही वाज द लास्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी। इसके बाद 3 और राजा आए जिनके नाम मैंने आपको क्या क्या बताए हैं। तो मुंडक के पहले अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। और ऐसा बताया जाता है कि नागदशक के ही समय पर पब्लिक के द्वारा विद्रोह कर दिया गया, रिवोल्ट हो गया, और उसी रिवोल्ट के तहत जो वहां के उसके महामात्य थे उनके द्वारा इसकी हत्या करके एक नया साम्राज्य स्थापित किया गया, जिसे हम शिशुनाग वंश के रूप में जानते हैं। तो शिशुनाग जो कि काशी का प्रांतपति था और इनका महामात्य हुआ करता था, उसने इनकी हत्या करी और एक नया वंश की स्थापना करी। हर्यक वंश को विनाश करके शिशुनाग वंश स्थापित हुआ। किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। यह वंश मगध पर शासन करता है 413 से 395 बीसी तक, और इस वंश का पहला शासक बना शिशुनाग, जो कि इस वंश का संस्थापक कहलाता है, जिसने 413 से 395 बीसी तक शासन किया, ठीक है। अब शिशुनाग के समय की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी अचीवमेंट इसकी जो रही वो ये रही कि लंबे समय से जो 2 बड़ी बड़ी शक्तिशाली महाजनपद थी, मगध और अवंती, इनके बीच में लंबे समय से विवाद था। लगभग 100 वर्षों से दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स थे और विवाद थे। उस विवाद को फाइनली क्या करा? सोल्व कर लिया, और अवंती को भी जीत लिया, कॉन्कर कर लिया। किसने? शिशुनाग ने। तो ये इसके समय की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही, ठीक है ना। द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, ही वाज द हिज मोस्ट इंपोर्टेंट अचीवमेंट वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती, एंड नाउ द अवंती बिकेम अ पार्ट ऑफ मगध। और ये कब तक मगध का हिस्सा रहा? जब तक मौर्य वंश का पतन नहीं हो गया।
जब तक मौर्य वंश का पतन नहीं हुआ तब तक अवंती क्या रहा, मगध का ही अंग बना रहा, और उनके बीच में जो 100 सालों से जो राइवलरी थी वो समाप्त हुई, जो प्रदोत्त साम्राज्य वंश था वो समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। ही शिफ्टेड कैपिटल टू वैशाली, इसने अपनी राजधानी को क्या शिफ्ट कर दिया, पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट कर दिया, जो कि बज्जीगण का एक कैपिटल हुआ करता था, उसको अपनी राजधानी इसने बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठा जिसका नाम था कालाशोक। कालाशोक जिसे भारतीय इतिहास में काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। टाइम पीरियड है 395 से 367 बीसी तक शासन किया कालाशोक ने, जिसे भारतीय इतिहास में काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या करता है, सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे इसने बौद्ध धर्म की सेकेंड काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी। कहां कराई थी, जो राजधानी थी वैशाली, तो वैशाली में इसने दूसरी क्या करी, काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई बौद्धिज्म की, आफ्टर द 100 ईयर ऑफ द महापरिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष के बाद, इट मींस 383 बीसी के अंदर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। कहां पे, वैशाली में। आप लोग सभी जानते हैं क्योंकि बुद्धिज्म में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सेकेंड काउंसिल जो कालाशोक ने कराई थी, इस सेकेंड काउंसिल में क्या हुआ था दोस्तों, तो बुद्धिज्म का दो भाग में पहली बार क्लासिफिकेशन हुआ था, एक स्थावीर और एक महासंघिका के नाम से। नेक्स्ट, ही कंडक्टेड सेकेंड, ये बात हो गई है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द काकवर्ण बता दिया है। ही शिफ्टेड, अब इसने भी क्या करा, राजधानी को वापस से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र ले गए। पहले इसके पिता ने वैशाली ले गए, इन्होंने पाटलिपुत्र वापस शिफ्ट कर दिया, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब ऐसा बताया जाता है कि इसके समय पर भी पब्लिक ने विद्रोह कर दिया था और जो नंद वंश के ही लोग थे उनके द्वारा इसकी हत्या की गई थी। हालांकि इस वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है वो माना जाता है नंदी वर्धन। तो नंदी वर्धन को इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है, और नंदी वर्धन के ही समय उसी का जो महामात्य था जिसका नाम था महापद्मनंद, और महापद्मनंद ने नंदीवर्धन की हत्या करी और इस वंश को समाप्त करके एक नया वंश स्थापित किया जिसे हम नंद वंश के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे नंद वंश के बारे में। तो अब आप लोग देख रहे हैं नंद डायनेस्टी, और नंद वंश के समय जो मगध का क्षेत्रफल रहा, जो साम्राज्य रहा, वो इतना फैल चुका था, मगध साम्राज्य इतना आ चुका था। और ध्यान रखेंगे मौर्य वंश के समय ये जो मगध एम्पायर है ये यहां तक पहुंच जाएगा, यानी कि ये जो पूरा पंजाब पाकिस्तान वाला क्षेत्र है और ये साउथ वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो मगध साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। किसके समय पर, मौर्यों के समय पर। लेकिन अभी तक ये जो आपको ब्राउन हिस्सा दिखाई दे रहा है ये जो था किसके समय पर था, शुंग वंश के समय, ये मगध साम्राज्य था। ये सीमाएं थी मगध साम्राज्य की। किसके समय पर, यहां पे बितस्ता या ब्यास नदी बहती है, ब्यास नदी बॉर्डर मानी जाती थी किसके समय, नंद साम्राज्य के समय, मगध की। सभी लोगों को बात क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नंद साम्राज्य ने 300 या नंद वंश ने 345 से 321 बीसी तक शासन किया। छोटा सा ही शासन रहा, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें ये मगध के पहले शूद्र शासक कहलाए। दिस वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय, ये क्षत्रिय नहीं थे, अभी तक जो थे वो सारे क्षत्रिय थे, लेकिन अब ये क्या है, नॉन क्षत्रिय बोला जाता है कि ये इनके बारे में ये बताया जाता है कि शूद्र वंश से, शूद्र वर्ण से संबंधित है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये 345 से 321 तक इनका शासन चला नंद वंश का। अब दो शासकों के बारे में बात करना है, पहला नाम है महापद्मनंद और दूसरा नाम है घनानंद, दोनों की बात करेंगे। सबसे पहला नाम आ रहा है महापद्मनंद। महापद्मनंद ने कब तक शासन किया, 345 से 329 बीसी तक इसने शासन किया। भारतीय इतिहास में अगर बात करें नंद साम्राज्य की तो इन्हें बोला जाता है एम्पायर बिल्डर्स, साम्राज्य संस्थापक के रूप में बोला जाता है, एम्पायर बिल्डर्स के रूप में जाना जाता है किसे, नंद वंश के शासकों को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इन्हें पहला सम्राट बोला जाता है भारतीय इतिहास का, फर्स्ट इंपीरियर। इन्हें बोला जाता है एम्पायर बिल्डर, साम्राज्य के संस्थापक। ही इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल इंपीरियर ऑफ इंडिया, इसे भारत का पहला ऐतिहासिक शासक कहा गया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ही वॉज नोन एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल रूलर, हिस्टोरिकल इंपीरियर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट, इन्हें जो बोला जाता है संस्कृत, इनके समय पर इनके दरबार में एक संस्कृत भाषा के काफी प्रसिद्ध, काफी फेमस ग्रामेरियन रहा करते थे, व्याकरण विद रहा करते थे, जिनका नाम था पाणिनि। और पाणिनि ने संस्कृत भाषा का एक पहला ग्रामर साहित्य लिखा है, एक पहला व्याकरण साहित्य लिखा है, ग्रामर लिटरेचर लिखा है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जिसमें 8 इंपॉर्टेंट क्या है, 8 साउंड हैं, 8 साउंड्स हैं जिनको अष्टाध्यायी कहा गया। और ये संस्कृत ग्रामर या जो 8 वो जो ध्वनि है ना उनसे ही क्या बने, शब्द बने, ऐसा माना जाता है। उसके पीछे की जो स्टोरी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बेसिकली अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा का पहला ग्रामर लिटरेचर है,
जिसमें कि ध्वनि के 8 साउंड के बारे में बताया गया है, 8 साउंड्स के बारे में बताया गया है। तो संस्कृत भाषा का किसने लिखा, पाणिनि ने। आगे बढ़ते हैं, इनके दरबार के वो थे, कवि थे। नेक्स्ट, ही इज कॉल्ड द सर्व छत्राहंतक, इन्हें कहा जाता है सर्व छत्राहंतक और एकराट। एकराट का मतलब जिसका एक छत्र शासन हो, ऐसा राजा, उसे एकराट बोलते हैं। और दूसरा, इन्हें कहा जाता सर्व छत्राहंतक। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई सारे क्षत्रियों का विनाश किया, अपने आसपास जितने भी क्षत्रिय शासक थे उनको समाप्त किया, उनकी हत्या करी, इसीलिए इसे कहा जाता है सर्व छत्राहंतक। और एकराट क्योंकि फिर ये अकेला शासक रहा, इसलिए इसे एकराट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके पास काफी पावरफुल और शक्तिशाली सेना हुआ करती थी, इसीलिए इसे उग्रसेन भी कहा जाता है। तो इसका एक और नाम क्या है? उग्रसेन, क्योंकि इनके पास काफी लार्ज और पावरफुल आर्मी हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि इनके पास 2 लाख के लगभग तो इन्फेंट्री थी, यानी कि पैदल सेना थी। 60,000 60,000 के आसपास इनके पास केवलरी यानी घुड़सवार सेना थी। 6,000 के आसपास इनके पास हाथी यानी कि जो एलिफेंट फोर्स है वो हुआ करती थी। और बहुत बड़ी मात्रा में अराउंड 2000 के आसपास इनके पास जो चेरियोट फोर्स होती है, जो रथ सेना होती है, वो थी। तो उस समय पर इनके पास काफी बड़ी सेना थी, इसलिए इन्हें उग्रसेन भी कहा जाता है। और यही कारण रहा कि सिकंदर ने आक्रमण नहीं किया मगध के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ी विशाल सेना रखा करते थे मगध साम्राज्य के शासक। तो यहां पे हमने नंद वंश के पहले शासक की बात की, जिसका नाम क्या है? महापद्म नंद। आगे बढ़ते हैं अब। महापद्म नंद के बाद अगला जो शासक आया उसका नाम था धनानंद। लेकिन महापद्म नंद के बारे में बताया जाए कि इनके 8 पुत्र थे, और 8 पुत्र में जो गद्दी पर बैठा 1 बाई 1 करके, उसमें जो नाम आता है महत्वपूर्ण व्यक्ति का, वो था धनानंद। धनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक कहलाता है, जिसने 329 से 321 बीसी तक शासन किया। इसके बारे में बताया जाता है काफी घमंडी और क्रूर किस्म का यह शासक था, काफी ज्यादा घमंडी और क्रूर किस्म का शासक था धनानंद। एक बार इसने चाणक्य का, यानी जो चाणक्य थे, कौटिल्य थे, उनका अपने दरबार में, भरे दरबार में क्या करा था? तिरस्कार किया था, उनका अपमान किया था, ठीक है। और इसी बात से दुखी होकर चाणक्य के द्वारा क्या डिसाइड किया गया कि वो ऐसे घमंडी शासक के साम्राज्य को समाप्त करना ही उन्होंने अपना प्रण बना लिया था चाणक्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने गाइड किया, और चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड करके इस वंश को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही किसकी? चाणक्य की। तो यह बात ध्यान रखेंगे कि अत्यंत ही क्रूर और घमंडी किस्म का शासक था आपका कौन? धनानंद। अब आगे बढ़ते हैं। ही वाज द लास्ट नंद रूलर, मैंने बता दिया। इसके समय पर भारत पे ग्रीक रूलर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, लेकिन भारत पर हुआ था, ना कि मगध पर। मगध पर आक्रमण करने से पहले इसकी सेना ने इस साम्राज्य में एंटर करने से ही मना कर दिया था, ब्यास नदी को पार करने से ही मना कर दिया था, यह बात ध्यान रखेंगे। तो जो आक्रमण था वो नहीं हो पाया इनके साम्राज्य के अंदर, यह बात ध्यान रखना। ये काफी ज्यादा पब्लिक में अनपॉपुलर था, यानी कि उतनी ज्यादा ख्याति नहीं थी। ये काफी ज्यादा क्या था? नेगेटिवली पॉपुलर था, यानी कि लोग इसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक के ऊपर कई सारे टैक्स लगाता था, कई सारे क्रूरतम कर लगाया करता था, ये बात ध्यान रखेंगे। ही बिकम अनपॉपुलर विथ हिज सब्जेक्ट्स ओइंग टू एन ऑप्रेसिव वे ऑफ एक्सटॉर्टिंग टैक्सेस, यानी कि काफी ज्यादा कष्टकर जो होते हैं वो कर ये पब्लिक के ऊपर लगाता था, ठीक है ना। इस कारण इसकी जो पब्लिक है, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो इससे दुखी थे, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट किया। इस विद्रोह में मौर्य का सपोर्ट किया गया था वहां की पब्लिक या जनता के द्वारा, यह बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद ही वाज अनथ्रोन्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, बात बता चुका हूं कि इसे गद्दी से इसे हटाया, इसके साम्राज्य को समाप्त किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से, किसकी हेल्प से? चाणक्य की मदद से। और चाणक्य ने क्यों सपोर्ट किया, क्यों हेल्प करी थी, क्यों गाइड किया था चंद्रगुप्त मौर्य को? क्योंकि मैंने आपको बताया कि चाणक्य को एक बार क्या कर दिया गया था? अपमानित किया गया था, किसके द्वारा? धनानंद के द्वारा। और उसी बात पर उसी घटना के बाद यहां पे डिसाइड किया था चाणक्य ने कि ऐसे घमंडी शासक को के साम्राज्य को वो समाप्त कर ही दम लेंगे, या प्रण उन्होंने लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। The Nandas were known as the first empire builder of Indian history, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब नंद वंश के समाप्ति होती है, और अब हम इसके बाद तो मौर्य वंश आता है मगध में, जो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा। लेकिन इस समय पर जो फॉरेन इन्वेजन्स भी कंटेम्परेरी चल रहे थे, जो विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे, उनको भी हम यहां पे कवर करेंगे। सबसे पहले, सबसे एंशिएंट, सबसे पुराने जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए वो पर्शियंस या फारसियों के हुए हैं, और उसके बाद ग्रीक्स के हुए हैं। तो पहले फारसियों के आक्रमण पढ़ेंगे, फिर ग्रीक्स के आक्रमण पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे पर्शियंस के भारत में आक्रमण, यानी जो पारसी साम्राज्य था। पारसी साम्राज्य का मतलब पर्शियन एम्पायर, मतलब आज के समय का ईरान। आज के समय पर्सिया
को कहा जाता है ईरान। तो ईरान में एक वंश हुआ करता था जिसका नाम हकामानी वंश था। क्या नाम था? हकामानी डायनेस्टी, हकामानी वंश। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जिसे एकेमेनियन इंग्लिश में कहा जाता है, एकेमेनियन जनरली हम उसे हकामानी बोलते हैं। तो हकामानी वंश का शासन था कहां पे? ईरान में, और उनके वंश के साम्राज्य के शासकों के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया। तो भारत आने वाले जो पहले विदेशी थे वो कौन थे? ईरानी थे या पर्शियंस थे। और जब ये भारत में आए, इंटर किए, तो चूंकि पर्सिया की लैंग्वेज में जो सा शब्द है उसका उच्चारण नहीं होता है, तो ये जो लोग जब भारत आए तो इन्होंने एक बड़ी नदी देखी, क्योंकि उस उधर वाले क्षेत्र में, ईरान वाले क्षेत्र में इतनी बड़ी नदी थी नहीं, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी नदी देखी जिसका नाम क्या था? सिंधु। तो सिंधु नदी को सिंधु ना बोलते हुए ये लोग इंदु बोले, और इंदु बोले तो इंदु के आसपास रहने वाले लोगों को ये इंदु या धीरे धीरे हिंदू बोलने लगे, और हिंदू से ही हमारे देश का नाम या हमारा नाम क्या हुआ? हिंदुस्तान हुआ। तो भारत को जो हिंदुस्तान नाम दिया गया ऐसा माना जाता है, वो किसने दिया? पर्शियंस ने दिया। तो ये एक खास चीज ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया कि जब पर्शियंस ने भारत पे आक्रमण किया उस समय वहां पे कौन सी डायनेस्टी थी? हकामानी। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो पूरा पर्सिया वाला क्षेत्र है पाकिस्तान के भी पश्चिम में, उस वहां पे रूल चल कर रहे थे कौन? एकेमेनियाइड जो रूलर्स थे वो, या जो हकामानी साम्राज्य था उनके शासक। ठीक है, एंड द किंग्स हु स्टार्टेड इन्वेडिंग इंडिया वर साइरस एंड डेरियस। तो इस वंश के दो शासकों के आक्रमण हुए थे भारत में, ऐसे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस प्राप्त होते हैं, जिनके नाम है, पहला नाम है साइरस और दूसरा नाम है डेरियस। साइरस की बात करें तो उसी ने इस साम्राज्य की स्थापना करी थी लगभग 550 के अराउंड, और ये पहला पर्शियंस था जो भारत में इंटर किया था, जिसका नाम क्या है? आपका साइरस। साइरस ने भारत के जो उत्तर पश्चिमी वाले जो क्षेत्र थे, जो किंगडम्स थी लाइक गांधार, या फिर हम बात करें गांधार की, कंबोज की, तो जो छोटे छोटे जो वहां के साम्राज्य थे उनको कॉन्कर कर लिया था, क्योंकि वहां पर जो शासक थे वो आपस में, उनके बीच में विवाद चल रहे थे, तो उसका फायदा उठाते हुए साइरस ने उन सभी क्षेत्र को जीत लिया। उसके बाद साइरस का जो बेटा था उसने इस डायरेक्शन की ओर या भारत में अपने साम्राज्य को बिल्ड करने की ओर ज्यादा महत्व नहीं दिया, ज्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन साइरस का जो पोता था जिसका नाम था डेरियस, जब वो गद्दी पर बैठा 530 या 38 के अराउंड, तब डेरियस ने भी भारत की ओर साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करी, और 518 के अराउंड बताया जाता है कि डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, इसने भारत पर आक्रमण किए, इन्वेजन किए, और इसने सिंध क्षेत्र को कॉन्कर कर लिया था, सिंध क्षेत्र को जीत लिया था। जो पाकिस्तान का जो सिंध क्षेत्र है, इस रीजन को इसने कॉन्कर कर लिया था, और भारत का जो उसका साम्राज्य था वो इसके पूरे साम्राज्य का बताया जाता है कि 20वां प्रांत था, 20th प्रोविंस इसने डिक्लेयर किया था, छत्रप डिक्लेयर किया था 20वें नंबर का, जो भारत में इसका एम्पायर बना हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे। क्या नाम है? डेरियस या दारा प्रथम। अब दारा प्रथम की बात करें तो यही पहला व्यक्ति है जिसने अभिलेख बनाने भी शुरू किए थे। अभिलेख या इंस्क्रिप्शंस बनाने का काम भी सबसे पहले किसने शुरू किया था? डेरियस या दारा प्रथम ने। ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो डेरियस और दारा प्रथम वाज द फर्स्ट रूलर हु स्टार्टेड इंस्क्रिप्शंस बिल्डिंग, जो मैं आपको बता चुका हूं। और भारतीय इतिहास में जो इंस्क्रिप्शन या अभिलेख बनाने का कार्य है वो सबसे पहले अशोक ने किया। तो अशोक को जो प्रेरणा मिली वो किससे मिली? डेरियस से मिली, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, क्योंकि उसी की कदमों पर चलते हुए अशोक ने भी अभिलेख बनवाने का काम किया। डेरियस और दी दारा फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर हु स्टार्टेड इंस्क्रिप्शन राइटिंग, इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस अशोक स्टार्टेड टू बिल्ड इंस्क्रिप्शंस ड्यूरिंग हिज रेन। तो अशोक भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने अभिलेख बनवाए, लेकिन किससे प्रभावित होकर? तो आंसर होगा डेरियस या दारा प्रथम। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम देखते हैं कि पर्शियंस के भारत पर जब आक्रमण हुए, इससे भारत में क्या प्रभाव पड़े, क्या इंफ्लुएंस हुए, क्या उसके प्लस पॉइंट रहे, क्या नेगेटिव पॉइंट रहे, उसकी बात करते हैं। तो जब पर्शियंस ने भारत पर आक्रमण किया तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट रहा वो ये रहा कि फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स या आना जाना जो हो रहा था पर्शियंस का, उससे एक तो ये हुआ कि जो व्यापार था भारत और पर्शिया के बीच में वो काफी ज्यादा डेवलप हो गया। तो इंडो पर्शियन ट्रेड जो रिलेशनशिप थी वो विकसित हुई। इसलिए कहा जाता है कि पर्सिया और भारत के जो संबंध है वो काफी प्राचीन है, एंशिएंट रिलेशनशिप है इंडिया और पर्सिया। यानी ईरान हमारा प्रारंभिक जो है साथी रहा है, हमारे और ईरान के बीच में आदिकाल से ही व्यापार चलते रहे। इवन मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमने ये वाले सोर्सेस पढ़े थे। तो ये व्यापार इनके बीच में काफी ज्यादा बढ़ा। दूसरी बात, पर्शियंस जो लगातार भारत में आ रहे थे तो वहां पर जो लिपि थी पर्सिया की, उसका धीरे धीरे भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में एक प्रकार से प्रचलन शुरू हुआ, जिसे खरोष्ठी लिपि के रूप में जाना जाता है। जो ईरान की जो अरेमाइक लिपि थी उससे ही उसी से विकसित हुई थी खरोष्ठी लिपि।
लिपि। तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक लिपि का विकास होने लगा जिसे खरोष्ठी लिपि के रूप में जाना जाता है। ये एक इमेज है जिसमें आप लोग देख सकते हैं इस तरह की लिपि होती है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट या खरोष्ठी लिपि, जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विकसित हुई थी इनके आक्रमणों के कारण। और अशोक ने अपने कई अभिलेख खरोष्ठी लिपि में बनवाए थे। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो नेगेटिव पॉइंट रहा, जो नकारात्मक बात रही इनके आक्रमणों की, वो ये रही कि लगातार जब इनके आक्रमण हुए तो भारत के बारे में जानकारी, इंडिया की वेलफेयर के बारे में इंफॉर्मेशन और रास्ते के बारे में जानकारी यूनानियों को भी लग गई और फिर यूनानियों ने भी भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी रहा। इट ऑल्सो कॉज द हार्म फॉर इंडिया। द ग्रीक्स गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया एंड लेटर दे ऑल्सो इन्वेडेड टू इंडिया, जैसे कि अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया। सभी लोगों को बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे भारत में जो ग्रीक इन्वेजन हुए, जो यूनानी आक्रमण हुए उसके बारे में। अब ग्रीक इन्वेजन की अगर बात की जाए, यूनानी आक्रमणों की अगर बात की जाए, तो आप सभी जानते हैं कि भारत पर यूनानी आक्रमण किया था किसने? अलेक्जेंडर ने या सिकंदर ने। सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ था ये 4th सेंचुरी बीसी के लगभग हुआ था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि इसके बाद जो भारतीय इतिहास है उसे एक क्रम में कंपाइल किया गया था। तो ये एक इवेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना कहलाती है भारतीय इतिहास की, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। ग्रीक्स वर द ग्रेट वॉरियर्स, ऐसा माना जाता है। जो यूनानी थे वो एक महान क्या थे? योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। देन एंड स्टार्टेड इन्वेजन ऑफ इंडिया अराउंड 4th सेंचुरी बीसी, और 4वीं शताब्दी ईसी बीसी में इन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। बिफोर रीचिंग इंडिया, भारत में आने से पहले देखिए बीच में बहुत सारे, क्योंकि इंडिया में ग्रीक आने के पहले पर्शियंस भी थे, तो पर्शियंस का भी वहां पे इन्फ्लुएंस था और भी कई सारे जो एम्पायर थे उन सभी एम्पायर को धीरे धीरे कॉन्कर करते हुए एकदम आग, जंगल की आग की तरह जो यूनानी आक्रमण था वो भारत तक पहुंचा। यानी कि सिकंदर जो था वो, देखिए सिकंदर की बात करें ना, काफी ज्यादा ओजस्वी था, काफी ज्यादा स्किल्ड व्यक्ति था और उसकी जो भाषण देने की जो कला थी वो काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो जब वो बोल देता था तो उसकी बातों में आकर उसके मोटिवेशन के कारण उसकी सेना जो है बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े सेनाओं को भी हरा दिया करती थी। तो ये बात बताई जाती है सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर की जो सेना थी वो रास्ते के जितने भी साम्राज्य आए, यूरोप, यूनान, जो ग्रीस आज के समय देश है यूरोप का, वहां से भूमध्य सागर के तट से लेकर पूरा का पूरा जो एरिया था उसमें जितने भी साम्राज्य थे उनको हराते हुए ये भारत तक पहुंचे, ठीक है। चलो, तो जितने भी किंगडम्स, ट्राइब्स वगैरह आए, इसमें बीच में पर्शियन एम्पायर भी आया, तो पूरा पर्शियन साम्राज्य को भी जीत लिया इन्होंने, पर्शियंस को भी हरा दिया और फिर फाइनली इंडिया में पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। जिस राजा की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है अलेक्जेंडर या सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास में। बेसिकली इसका नाम अलेक्जेंडर। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म 356 बीसी में हुआ था। कहां हुआ था भाई? अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था यूनान के मैसिडोनिया नामक स्थान पर। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय और इसकी मदर का नाम ओलंपिया था। तो ओलंपिया इसकी माता का नाम था, इसके पिता का नाम फिलिप सेकंड थे, जो वहां के शासक थे, मैसिडोनिया या मकदूनिया नामक जो जगह थी उसके। अब बात की जाए कि ये इतना बड़ा शासक कैसे बना, इतना बड़ा योद्धा कैसे बना, तो इसके एक गुरु हुआ करते थे जिसका नाम अरस्तु था और अरस्तु ने बचपन में इसको कई महान योद्धाओं के कहानियां सुनाई, जैसे हरक्यूलिस वगैरह हैं, इन सभी महान योद्धाओं की कहानियां सुनाई और उसको ये कहा कि तुम्हें बड़ा होकर विश्व का विजेता बनना है। तो इसके बचपन से ही ये टारगेट रहा कि बड़ा होकर ये साम्राज्य को क्या करेगा? विस्तारित करेगा और विश्व विजय कहलाएगा, विश्व विजयी बनेगा, ये इसका सपना था। तो 336 बीसी में इसके पिता का निधन होता है और उसके बाद ये गद्दी पर बैठा और जैसे ही ये गद्दी पर बैठा वैसे ही इसने कुछ ही दिनों के बाद अपने गुरु के कहने पर इसने विश्व विजय का जो वर्ल्ड विक्ट्री का जो कैंपेन था वो स्टार्ट करा और उसका जो पूरा साम्राज्य था यूनान का वो अपने गुरु अरस्तु को सौंपकर ये चल दिया विश्व की विजय करने के लिए। और उसी क्रम में ये पर्सिया, जेड्रोसिया, काबुल, कंधार होते हुए ये भारत तक भी पहुंचा। तो यहां पे हम देखते हैं अलेक्जेंडर वाज द ग्रेट किंग ऑफ द मैसिडोनिया Empire. He was born in the year 356 BC in the failed Macedonia. Aristotle was his teacher who taught him to become a वर्ल्ड कॉन्करर, कि भाई आपको विश्व विजेता बनना, ये बात ध्यान रखेंगे। इन द ईयर 334 बीसी के लगभग हिज फादर फिलिप सेकंड वाज डाइड एंड ही एस्केंटेड द थ्रोन ऑफ मकदूनिया, और ये मकदूनिया की गद्दी पर बैठा। 334 बीसी के लगभग इसके पिता का निधन हो गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। As soon as he ascended the throne, he started his war campaign to become the world conqueror, और उसी के बाद ये विश्व विजय के अपने अभियान पर निकल गया। नेक्स्ट, he conquered the whole Persian empire, पूरे के पूरे पर्सिया के साम्राज्य को इसने जीत लिया। इसके अलावा जितने भी एम्पायर उन सबको भी जीत लिया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सिकंदर महान का जो स्टेच्यू है, इस तरह से सिकंदर महान या फिर अलेक्जेंडर बोला जाता है। हालांकि महान कितने थे ये तो हम इतिहास में अगर बात करें तो और कई सारे प्रश्न यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखें, क्योंकि
क्योंकि इसकी सेना जो थी मगध पर आक्रमण करने से पहले ही भाग गई थी, क्योंकि पोरस ने इनको काफी ज्यादा छक्का दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहां पे बात आती है कि एक युद्ध इन्होंने लड़ा था जिसका नाम है बैटल ऑफ हाइड पास। भारत में आने के बाद इनका भारत के जो शासक थे पोरस के साथ एक बड़ा युद्ध हुआ था, जिसे बैटल ऑफ हाइड पास या झेलम नदी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी को ही हाइड पास रिवर बोला जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़े पेंटर है जिन्होंने एक पेंटिंग के माध्यम से ये बताया कि कैसे इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे बैटल ऑफ हाइड पास कहा जाता है, बिटवीन द फोर्स ऑफ सिकंदर एंड पोरस। अब ये पोरस कौन थे? तो पोरस आज के समय जो पुरु या पंजाब है, जिसे उस समय पुरु कहा जाता था, तो पुरु या पौरवों का एक राज्य हुआ करता था जिसके शासक थे पोरस। सभी लोगों को बात समझ में आ गई। लेकिन उस समय की जो महाजनपद थी उसका नाम था गांधार महाजनपद। अब जब ये सिकंदर आया, जैसे ही सिकंदर भारत में पहुंचा, तो जैसे ये काबुल, कंधार, जेड्रोसिया होते हुए ये सिंध और गांधार तक पहुंचा, तो इसने सिंधु नदी को पार किया बोट्स के माध्यम से, नाव के माध्यम से सिंधु नदी को पार कर ये गांधार गया। लेकिन जब ये गांधार गया तो वहां के जो शासक थे उनका नाम अंबी था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उस समय गांधार के जो शासक थे उसका नाम क्या था? अंबी। अब ये जो अंबी था ये काफी ज्यादा लालची किस्म का शासक था। इसने क्या किया? इसने हेल्प करी, इसने एक प्रकार से ये मिल गया किसके साथ? सिकंदर के साथ। सिकंदर के साथ मिल गया और उसको असिस्टेंट किया, उसको सहायता दी। किसने? अंभी ने। तो अंभी जो है वो सहायक बन गए। लेकिन जो पुरु के राजा पोरस थे उन्होंने सिकंदर का रजिस्टेंस किया, उसका विरोध किया और झेलम नदी के तट पर सिकंदर की सेना के सामने अपनी सेना खड़ी कर दी। किसने? पोरस ने। और पोरस और सिकंदर की जो सेनाएं थी और दोनों के बीच में एक नदी थी जिसका नाम झेलम, जिसे हाइड पास रिवर कहा जाता है। लंबे समय तक इस नदी के बीच में दोनों की सेनाएं खड़ी रही है, दोनों नदियों के पार दोनों की सेनाएं खड़ी रही। लेकिन फाइनली सिकंदर की मोटिवेशन से इसकी सेना ने नदी को पार किया और पोरस और सिकंदर की सेना के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ हाइड पास भारतीय इतिहास में कहा जाता है। और भारतीय इतिहासकारों का यह मानना है, या कई इतिहासकारों का मानना है, कि इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी, लेकिन उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसके साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ा दिया था, या उसको ना मारकर उसके साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। यह बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस युद्ध की बात करी हमने। इसके बाद सिकंदर अपनी सेना के साथ और आगे बढ़ा, अन्य नदियों को उसने पार किया। इस बीच में उसका जो एक फेमस हॉर्स हुआ करता था बहु कफेला नाम से, उसकी मृत्यु हो गई। तो बहु कफेला की जब मृत्यु हो गई तो उसकी याद में उसने सिंध वाले या पाकिस्तान वाले क्षेत्र में 2 शहरों की भी स्थापना करी थी, एक बहु कफेला के नाम पे और एक विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर नाम से कुछ शहरों की स्थापना करी थी उसने सिंध वाले क्षेत्र में। भारत में 19 महीने तक भारत में रुका था, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जब ये आगे बढ़ा तो बीच में एक ट्राइब सी इसे मिली जिसे संक ट्राइब कहा जाता था। संक जिनकी राजधानी साकल आज के समय सियालकोट है, उनको हराया जैसे तैसे करके और फिर ये ब्यास नदी के तट पर पहुंचा। ब्यास नदी के तट पर जब पहुंचा तो इसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्यास नदी के पार मगध साम्राज्य की सीमा शुरू होती थी। काफी समझाने के बाद भी इसकी सेना नहीं मानी एंड देन फाइनली ही डिसाइडेड टू गो बैक, और इसने वापस लौटने का डिसीजन ले लिया। दोस्तों ये बैटल ऑफ हाइड पास कब लड़ा गया था? 326 बीसी में, ये ईयर ध्यान रखना। और फिर लगभग 325 बीसी में दे डिसाइडेड टू गो बैक, और इसने वापस जाने का डिसाइड कर लिया। लेकिन जब ये वापस जाने का डिसाइड किया तो इसने भारत का जितना भी साम्राज्य था वो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंपा, और अपने जो जल सेनापति थे निरियाकस के नेतृत्व में एक दल पानी के रास्ते से, वाटर रूट के माध्यम से भेजा, और एक लैंड रूट से ये अपने साथ सेना को लेकर वापस लौटा था। ये बात ध्यान रखेंगे। और जब ये वापस लौट रहा था तो 323 बीसी में, 323 बीसी के दौरान, बीसी में इराक के बेबीलोन नामक स्थान पर ही इसका निधन हो गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। ऑन द वे ऑफ हिज वे टू ग्रीस ही डाइड बेबीलोन एट द एज ऑफ 33। तो मात्र 33 वर्ष की उम्र में ही विश्व का ये महान शासक योद्धा, इसकी मृत्यु हो गई थी। कहां पे? बेबीलोन नामक स्थान पर। सभी लोगों को बात क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या सिग्निफिकेंस रहे, ग्रीक इन्वेजन के भारत में क्या महत्व रहे। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि इससे भारतीय इतिहास को ऑर्गेनाइज करने में सरलता मिली। भारतीय इतिहास की जो अलग अलग घटनाएं हैं उनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर पाए, ठीक है। आफ्टर दी अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, नेक्स्ट इनके द्वारा या इनके समय पर जब ये आक्रमण हुए तो उसके बाद देखिए ग्रीक्स का फिर भारत के इतिहास में जो दौर है वो चलता रहा, फिर इंडो ग्रीक्स भी रहे। तो अब क्या हुआ, इनके इन्फ्लुएंस के कारण भारत में एक स्थापत्य कला का विकास हुआ जिसे हम गांधार स्थापत्य कला के रूप में जानते हैं। और गांधार स्थापत्य कला जो होती है उसे ग्रीको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के रूप
रूप में जाना जाता है। यानी ग्रीक्स भी और बुद्धिस्ट स्थापत्य कला का एक कंबाइंड फॉर्म कहलाती है गांधार स्थापत्य कला, जो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसिव रही थी। ठीक है, इंडियंस गेट द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है, जो एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है उसके बारे में भी ज्ञान, उसके बारे में जो नॉलेज है, माना जाता है कि भारतीयों को किससे प्राप्त हुआ, यूनानियों से प्राप्त हुआ। तो ये भी एक बात है, ये भी एक सिग्निफिकेंस है जो इनके आक्रमण से भारत में हुए थे। ठीक है, भारतीय इतिहास में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे बात करी सिकंदर के आक्रमण की। अब हम इस पूरे टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिससे ये टॉपिक और ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो पाए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वाज अंडर अ गण। तो बताना है कि कौन सा ऐसा महाजनपद था जो कि एक गण हुआ करता था, एक गणराज्य या रिपब्लिक हुआ करता था। तो मैंने आपको बताया कि बज्जी एक प्रकार का गणराज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमंग द 16 महाजनपद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ गोदावरी। तो गोदावरी नदी के तट पर कौन सी महाजनपद थी? मैंने आपको काफी अच्छे से बताई थी ये बात। इसका आंसर क्या होगा? अश्मक या अस्साका। ठीक है ना, जो प्रबरा या गोदावरी नदी के तट पर थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ द बिंबिसार। बिंबिसार का एक अन्य नाम क्या था? मैंने बताया था बिंबिसार का जो अन्य नाम था वो श्रेणिक था, जबकि इसके बेटे का नाम कुनिक था, अजातशत्रु का। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, हाउ मेनी गणराज्य ऑफ काशी एंड कौशल फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द पावरफुल पॉलिटिकल कॉन्फेडरेसी ऑफ ईस्टर्न इंडिया विच अपोज्ड अजातशत्रु द किंग ऑफ द मगध। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो मगध का शासक अजातशत्रु था उसने कौशल पर, वैशाली पर कंट्रोल करने के लिए, उनको कॉन्कर करने के लिए 16 वर्षों तक लंबा संघर्ष किया था। जब ये युद्ध लड़े जा रहे थे तब यहाँ के यानी काशी और कौशल के जो शासक थे, जो गणराज्य थे, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, एक ग्रुप बनाया था किसका? ट्राइब्स का या कबीलों का। अब यहां पे अगर हम उस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप में कुल मिलाकर कितने ट्राइब्स थे? तो ध्यान रखेंगे कुल मिलाकर 18 ग्रुप्स बने थे। किसको रोकने के लिए, किससे बचने के लिए, किसका सामना करने के लिए? अजातशत्रु का सामना करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Who was the last ruler of the शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है उसे कौन था? कालाशोक, नंदीवर्धन, नागदशक या उदयन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे नंदीवर्धन इस शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज कॉल्ड दी जेड्रोसिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर दी ग्रेट। तो अलेक्जेंडर भारत आया था, काबुल, कंधार, हेरात जेड्रोसिया से होता हुआ, और ये जो जेड्रोसिया है इसे आज के समय किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जेड्रोसिया को कहा जाता है आज के समय का बलूचिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following मगध रूलर ऑर्गेनाइज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली। अभी आपको बताया जो दूसरी बौद्ध संगीति थी ये वैशाली में की गई थी 383 बीसी में, और ये करी गई थी, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? कालाशोक नाम के शिशुनाग वंश के दूसरे शासक के द्वारा। नेक्स्ट, इसके बाद एक कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिसी वेयर। मैंने आपको बताया था कि जो महाजनपद काल था उस समय पर जो पोर्ट्रीज थी उसके आधार पर इसे एनबीपीडब्ल्यू फेस कहा जाता है, क्योंकि पॉलिश्ड काफी शाइनिंग जो पोर्ट्रीज हैं उनका यहाँ पे निर्माण किया गया था। अब ये जो एनबीपीडब्ल्यू है इज अ वेरी ग्लोसी एंड शाइनिंग टाइप्स ऑफ पोर्ट्री, ये बात एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो ये क्या भारत का पहला अर्बनाइजेशन था? क्या ये भारत की पहली सभ्यता का प्रतीक है? तो ये बात गलत है, क्योंकि भारत की पहली शहरी सभ्यता जो अर्बनाइजेशन वाला काल रहा, दौर रहा, वो तो सिंधु सभ्यता, इससे काफी पहले की थी। तो इसका मतलब कि ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं, द टैक्स पेड बाय द हाउस होल्डर्स टू द किंग्स फ्रॉम देयर क्रॉप्स इन महाजनपद पीरियड इज कॉल्ड। तो महाजनपद काल में जो हाउस होल्डर्स थे, जो लोग थे, वो अपनी ईल्ड का, अपनी क्रॉप्स का जो टैक्स पे किया करते थे राजाओं को, उसे क्या कहा जाता? मैंने आपको कुछ कर बताए थे, जैसे कि भाग, शुल्क, कर, इसके अलावा एक बाली नाम से भी टैक्स था। तो इस प्रकार का टैक्स जिसमें कि क्रॉप्स, अपनी फसल का कुछ हिस्सा देना पड़ता था, उसे कहा जाता है भाग, जो कि टोटल प्रोड्यूस का 1/6 से लगा करता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मेंशन 16 स्टेट्स नोन एज दी महाजनपद, which of the following was not one of them। तो जैसे कि अर्लीस्ट जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र और आगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम की सूची मिलती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन उन 16 लिस्ट में से नहीं था एक महाजनपद? कन्नौज, पांचाल, गांधार या काशी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें कन्नौज उस समय पर कोई महाजनपद नहीं था, यह बात ध्यान रखना। ठीक है। कन्नौज आफ्टर दी गुप्त एम्पायर, आफ्टर दी गुप्तों के बाद जो है पोस्ट गुप्त पीरियड में कन्नौज भारत का एक महत्वपूर्ण जो है पॉलिटिकल सेंटर बनकर उभरा था। ठीक है ना। मगध का धीरे धीरे जो है पतन हुआ और फिर कन्नौज का इन्फ्लुएंस शुरू हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए, सारे कॉन्सेप्ट हमने इस सेशन से संबंधित, इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस किए। अब हम अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहें सीयूटी वाला पर। थैंक यू सो मच।